हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखने वाले हैं। ये जियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इसके साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, मतलब सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो है साइटोप्लाज्म। थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मतलब ये मोटा जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब अर्ध पारदर्शी तरल होता है। दैट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। मतलब कि पौधे में और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म का घटक होता है, मतलब साइटोप्लाज्म जिस चीज से मिलकर बना होता है उसको साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहते हैं। मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स से मिलकर बना होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड contains many organelles in a eukaryotic cell, cell containing membrane bound nucleus। मतलब जो सेल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका होता है एंड कंटेन्स मेनी ऑर्गेनल्स इन अ यूकैरियोटिक सेल। और जो यूकैरियोटिक सेल में ढेर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सामान्यतः यूकैरियोटिक की अपेक्षा कम ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक के ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते हैं। और जो यूकैरियोटिक के ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सेल कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, और जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ही होता है। पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो सारे न्यूक्लियस और जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं उसके वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वहीं केवल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइटोसोल। The cytosol, the aqueous part of the cytoplasm, outside all of the organelles, also contains its own distinctive proteins। साइटोसोल क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें लिखा है द एक्वस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म का जो तरल हिस्सा होता है आउटसाइड ऑल ऑफ द ऑर्गेनल्स, मतलब ऑर्गेनल्स को छोड़कर, also contain its own distinctive proteins, जिसमें इससे खुद प्रोटीन्स होते हैं, उसे साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल मतलब कि साइटोप्लाज्म में से सारे ऑर्गेनल्स निकाल दे, सोल के सारे ऑर्गेनल्स निकाल दे तो उसको साइटोसोल कहते हैं। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। मतलब कि ये जो साइटोसोल होता है वो पूरे सेल वॉल्यूम का, पूरे सेल का जो आयतन है उसका 70% होता है। मतलब कि जो सेल में से ऑर्गेनल्स निकाल के जो केवल साइटोसोल होता है वो 70% होता है। बाकी 30% में सेल के ऑर्गेनल्स और जो सारी चीज़ें होती हैं वो आती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जिलेटिनस सब्सटेंस कंसिस्टिंग मेनली ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब ये एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है कंसिस्टिंग मेनली ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स, जिसमें मुख्यतः साइटोस्केलेटन तंतु होते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और सॉल्ट एंड वाटर भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केमिकली द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ मेनी केमिकल एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो केमिकली, मतलब रासायनिक रूप से, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स केमिकल एलिमेंट से बना होता है जो कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनल्स। मतलब सेल्स में मेन कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कि सेल्स के साइटोप्लाज्म में निम्नलिखित ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड है लाइसोसोम और फोर्थ है गोल्जी ऑपरेटस, फिफ्थ है पेरोक्सिसोम्स, सिक्स्थ है वैक्यूल। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ईच ऑर्गेनल इज बाउंडेड बाय ए लिपिड मेम्ब्रेन एंड हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब कि ये जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स लिपिड मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। मतलब सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन से कवर होते हैं और सारे ऑर्गेनल्स का एक स्पेसिफिक कार्य होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनल्स है सेल का वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग 11th में पढ़े होंगे, इसका काम क्या है। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है द माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कोलिकर इन 1850 एज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स इन द स्ट्राइडेड मसल्स। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था कोलिकर के द्वारा 1850 में, मतलब 1850 में, एज अ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इन द स्ट्राइडेड मसल्स। मतलब कि स्ट्राइडेड मसल्स में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर देखा गया था। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर मतलब कि दानेदार कणिकाएं देखी गई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है या कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो लेंथ जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 5 to 12 म्यूएम होता है। म्यूएम मतलब माइक्रोमीटर, और जो डायमीटर होती है इसका वो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ मतलब ये 5 to 12 म्यूएम होता है, और ये जो इसकी डायमीटर होती है वो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिलामेंटस और ग्लोब्यूलर इन शेप। फिलामेंटस मतलब तंतु लाइक का, तो ये पूर्ण रूप से तंतु की तरह तो नहीं होता है, पर तंतु की तरह ही होता है, थोड़ा मोटा, उसकी डायमीटर थोड़ी तंतु से ज़्यादा होती है। और ग्लोब्यूलर इन शेप, ग्लोब्यूलर मतलब ग्लोब की तरह अंदर से होता है इसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या भाग है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड है इनर मेम्ब्रेन, और थर्ड है इंटरमीडिएट स्पेस। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है ये आप लोग आउटर मेम्ब्रेन देख सकते हैं। ये जो है ये बाहर की तरफ वो आउटर मेम्ब्रेन होता है, और ये जो अंदर की तरफ होता है वो इनर मेम्ब्रेन होता है, जो अंदर की तरफ मुड़ के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्रिस्टे कहते हैं। और ये क्रिस्टे पे ही कई तरह के एंजाइम्स लगे होते हैं, और चैनल्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं। अब चलिए देखते हैं। और इंटरमीडिएट स्पेस जो है वो स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जो मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सारा स्पेस जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। अब नेक्स्ट है क्रिस्टे इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। आप लोग को पहले ही बताए थे कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो मुड़कर अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको क्रिस्टे कहते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये क्रिस्टे दिखाया गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है मैट्रिक्स, द स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। मतलब आंतरिक झिल्ली के अंदर के स्पेस में जो द्रव भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो अंदर की तरफ ये आप लोग देख सकते हैं ये मैट्रिक्स है, नीला नीला जो आप लोग को दिख रहा है ये आप लोग देख सकते हैं ये। अब नेक्स्ट जो है वो है द मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। मतलब ये जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी लेयर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें लिखा है इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स। दिस पोरिन्स फॉर्म चैनल्स दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ 5000 डाल्टन्स और लेस टू पास। मतलब जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इस पे लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जिसे पोरिन्स कहते हैं। मतलब कि ढेर सारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मतलब कि आप लोग को फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन किसे कहते हैं, जो अंदर धसे हुए प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। अब नेक्स्ट है दिस पोरिन्स फॉर्म चैनल्स दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ 500 डाल्टन्स और लेस टू पास। ये जो पोरिन्स होते हैं वो चैनल की तरह कार्य करते हैं, दैट अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ 500 डाल्टन्स और लेस टू पास, जो कि मॉलिक्यूल्स को मतलब 5000 डाल्टन से कम जो मॉलिक्यूल होता है उसको अंदर जाने के लिए अनुमति देते हैं। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट बी, वो है स्टडीड विथ एंजाइम्स कंसर्न्ड विथ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मोस्ट झिल्ली होती है उस पे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से संबंधित, मतलब कि जैविक ऑक्सीकरण से संबंधित एंजाइम्स जो है
वो लगे रहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इंटीरियर मैट्रिक्स। अब चलिए इसके मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम्स कंसर्न्ड विद सिट्रिक एसिड साइकिल एंड रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन को करवाते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल आप लोग को शायद सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में है बीएससी के, आप लोग वहाँ जाकर पढ़ेंगे, और रेस्पिरेटरी चेन ऑक्सीडेशन भी है शायद उसी क्लास में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड्स एंड पार्ट ऑफ स्पेशल बायोसिंथेटिक पाथवेज इन्वॉल्विंग यूरिया एंड हीम सिंथेसिस आर लोकेटेड इन इनर मैट्रिक्स। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि जो अधिकतर जो मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और अमीनो एसिड्स में इन्वॉल्व होती हैं, इनके मेटाबॉलिज्म में, वो जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इनर मेम्ब्रेन, इट कंटेन एटीपेज एंड अदर एंजाइम्स कंसर्न्ड विथ सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर एटीपेज एंजाइम होता है एंड अदर एंजाइम्स कंसर्न्ड विथ सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी, और दूसरे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि एटीपी के सिंथेसिस को करवाते हैं, मतलब एटीपी को बनवाते हैं और एटीपी का उपापचय करते हैं। कंटेन्स एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है आप लोग को 11th में था, वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर ही लगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द अल्टीमेट पर्पज ऑफ दिस मैकेनिज्म इज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। मतलब कि जो पर्पज होता है इस मैकेनिज्म का, ट्रांसपोर्ट चैन का, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसका जो मेन काम होता है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन करना और एटीपी को बनवाना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया है सम प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए द्वारा बनाए जाते हैं। अब चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, मतलब इसका कार्य क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ द सेल। मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये आप लोग को आगे ही बताया गया था। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ सेल है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस विथ इन द वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल। मतलब कि ये जो है वो सेल के अलग अलग भागों में कैल्शियम आयन की जो कमी है या अधिकता है इसको मेंटेन करके रखता है। तो ये जो है एक बारे में बोले तो ये सेल के अंदर कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन करता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनर्जी ट्रांसडक्शन थ्रू रेस्पिरेशन। ऊर्जा का पारगमन करता है ये रेस्पिरेशन के द्वारा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोजेनेसिस। मतलब कि ये हीट के उत्पादन में भी मदद करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हीट जेनेसिस भी करता है, मतलब हीट का उत्पादन भी करता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER भी कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो है नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ER होता है, वो ट्यूबुलर और फ्लैट वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है साइटोप्लाज्म में। ट्यूबुलर मतलब कि ट्यूब लाइक या नली के आकार का बोल सकते हैं, और वेसिकल्स मतलब कि वाहिकाएं। मतलब ये जो होता है वो नलिकाकार और वाहिकाओं का जाल होता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाहिकाएं हैं, ये आप लोग को वाहिकाएं दिख रही होंगी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देख सकते हैं ये वाहिकाएं हैं ये जो है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। मतलब कि यह एक फैला हुआ जाल होता है, बंद जाल होता है। यह एक फैला हुआ बंद जाल होता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्ने,
जो कि चपटे मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि झिल्ली से घिरे हुए सेक्स मतलब थैली होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्ने मतलब कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेक्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं जिन्हें सिस्टर्ने कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ सिस्टर्ने हैं ये सब, ये जो है ये सिस्टर्ने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस इनसाइड द ट्यूब्यूल्स इज फिल्ड विथ एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस होता है, जो ट्यूब्यूल्स, वो एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से फिल होते हैं, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से भरे होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 2 टाइप्स होते हैं इसके, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब कि चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब कि खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे राइबोसोम होते हैं, जिससे कि इसकी जो सरफेस हो जाती है वो खुरदुरी हो जाती है, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उस पे राइबोसोम नहीं होता है, तो इसलिए चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका इसको बोलते हैं। अब चलिए दोनों में अंतर देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अब्सेंट होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। आप लोग को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स मतलब कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड का संश्लेषण करता है, मतलब लिपिड जो है वो बनाता है और स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाता है और इसके प्रोटीन का प्रोसेसिंग और पैकेजिंग जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है मेनली प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल such as adipocytes, interstitial cells of testis, glycogen storing cells of liver, adrenal cortex cells, muscle cells, leukocytes etc. जाहिर सी बात है कि अगर लिपिड बना रहा है तो ऐसे ही सेल में होगा जहाँ पे वो लिपिड बने, जहाँ पे लिपिड की ज़रूरत होगी वहीं पे चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। तो ये जो है मेनली एडिपोसाइट्स, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस और ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स, जो ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं जो सेल लीवर जैसे, और एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल्स और मसल सेल्स मतलब मांसपेशी कोशिकाएं और ल्यूकोसाइट्स में पाई जाती हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पैनक्रियाटिक सेल्स, गोबलेट सेल्स और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स और निसल्स ग्रेन्यूल्स ऑफ नर्व सेल इन सब चीज़ों में पाई जाती हैं। आप लोग इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन इसका, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है। तो फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, मतलब कि पहले ही बता चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उसको बनाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोटीन सेग्रीगेशन, मतलब प्रोटीन को अलग करने के लिए भी काम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब वसा का असंतृप्तिकरण। नेक्स्ट पॉइंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ER इज कॉमनली नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल फाइबर्स, मतलब जो अंतःप्रदव्य जालिका है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब मांसपेशी संकुचन में मदद करता है। ER को मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कॉमनली जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं मसल फाइबर में, मतलब मांसपेशी तंतु में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गोल्जी बॉडी। ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो गोल्जी बॉडी और जो ऑर्गेनल्स बचे हैं सेल्स के, जैसे लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम और न्यूक्लियस और जो सारी चीज़ें बची हैं वो आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू।